नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का नंदनी आईएएस में एक और पुनः स्वागत है। हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम का अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम 25 मई 2025 को है। और देखिए, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी का, ये है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। दोस्तों, अगर आप इस चैप्टर को पढ़े बिना अगर आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो समझिए आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इस चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ ले हमारे साथ। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप जानेंगे खनिज, कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, वो कैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। और आप इसमें देखेंगे ऊर्जा संसाधन, कौन कौन से संसाधन है ऊर्जा के, है ना। अब देखिए, हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि संसाधन क्या है ना। तो दोस्तों, इससे शुरू करने से पहले आपसे हमारी वही रिक्वेस्ट क्या कि आप सभी लोग, अगर आपने हमारे इस नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें मैं आपको एक थोड़ी बात बता दूं। देखिए, हम जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन का आप देखिए, जैसे कि हमने कोई भोजन खाया और वो भोजन हमारा 100% है। कितना? 100% है हमारा भोजन, वो मान लीजिए, सपोज दैट, ठीक है, आपने कोई खाना खाया 100% है वो। अब 100% में से 99.7% ये बिना खनिजों का भोजन है। इसमें कितना? 0.3% आपका खनिज पदार्थ मिले होते हैं। मतलब हमारे खाने में भी खनिज पदार्थ हमारे लिए जरूरी है, हमारी बॉडी में भी खनिज पदार्थ जरूरी है। आप देखेंगे हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, पता है आपको, है ना। देखिए, तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। इसमें हर चीज़ दे रखी है और आप इसे एक नहीं 2 बार पढ़िए और आपकी यूपीएससी में विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको, यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में, करंट सेपरेट करके। तो एक तरह से आपका ये बेस है और आप ऐसे मिस ना करिए। चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम गवाए बिना। देखिए, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए, हम थोड़ा स्टार्टिंग से चल रहे हैं, है ना, वही कहानी के रूप में देखते हैं। पहले देखिए, हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। कहां पर? गुवाहाटी। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीजों में जाते देखता है। अब घरों जैसी कौन सी चीज जा रही है भाई? घरों जैसी तो गाड़ी चलती है ना, बस चल रही है, कार चल रही है, वही तो होती है घरों जैसी जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता, है ना, जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। अब उसने अपने पिताजी से पूछा कि हमारा घर वैसे क्यों नहीं चलता जैसे गुवाहाटी में चल रहे थे। उसके पिता ने बताया कि ये घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं, हमारे घरों की तरह है। ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है, इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है, जिससे ये गाड़ियां बनी हुई हैं। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कैसे मिलती है? इन सारी चीजों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं नहीं करते? हम अपने डेली जीवन में विभिन्न धातुओं की बनी वस्तुओं का यूज करते हैं किसी न किसी रूप में। क्या आपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातु कहाँ से आती है बताइए? आप विश्वास कीजिए, आप अपने आप पर थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए इन चीजों को, है ना। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि भू परपटी, पृथ्वी की ऊपरी परत, विभिन्न खनिजों के योग से बने चट्टानों से निर्मित है। मतलब हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है, ये क्या है? विभिन्न खनिजों से बनी चट्टानों से निर्मित है। ये देख लीजिए, इन खनिजों का उपयुक्त तो शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। जो ये खनिज है, इनका खनिज का शोधन होता है, तब वहां से धातु मिलती है, तो उन धातुओं को अपने उपयोग में लेके आते हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। क्या है? हमारे जीवन के ये अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, ये फिर एक बड़ा जहाज, आदि सभी खनिजों से बने हैं। मतलब हर चीज किससे बनी है? खनिजों से, है ना। हम ये मार्कर पकड़े हुए किससे बना? खनिजों से। आप फोन को यूज कर रहे हैं, है ना, आप देखिए वो फोन के जो भी आपके पार्ट्स हैं वो भी खनिजों से बने हुए हैं। हर चीज खनिजों से बनी हुई है।
रेलवे लाइन, सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं। है ना, कितना देखिए डिटेल में चीज बता दी आपकी एनसीईआरटी ने। और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चलित होते हैं। अब देखिए धरती से जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा के साधन के रूप में ये चलते हैं, मतलब जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा के द्वारा ये चलते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी खनिजों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब आप होली दिवाली मनाते हैं तो हम तरह तरह के देखिए इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जलाते हैं, हम जलाते इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। कहाँ पर? दीपावली पर। हम होली पर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज करते हैं। किस पर है? आपके खनिजों से, है ना। वही बात उन्होंने कही है ना, वही बात उन्होंने समझाई है। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। देखिए, दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। क्या करते हैं? आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, सिलिका कैसा था? अपघर्षक खनिज होता है जो हमारे दांतों को साफ करता है। चूना पत्थर जैसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। मतलब क्या करते हैं? ये हमारे दांतों को साफ करने में हेल्प करते हैं। इसमें एक और मिला होता क्या? फ्लूराइड, जो दांतों को गलने से रोकता है। जितने भी हमारे टूथपेस्ट होते हैं, जितने भी हमारे दंत मंजन होते हैं, इनमें हमारे दंत मंजनों में फ्लूराइड जैसे और भी जो खनिज मिले हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है ये, है ना। किससे? फ्लूराइड किससे? फ्लूओराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है ये। अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफेद बनाए जाते हैं। किससे? टिटेनियम ऑक्साइड से, जो कि रयूटाइल, है ना, इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अभ्रक है। जो दांत चमकते हैं ना, किससे? अभ्रक से। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, बताइए आप लोग। चलो आप मत थोड़ा दिमाग लगाओ, हम ही बता दे रहे हैं, है ना। हम हैं इसलिए, हम हैं ही आपको बताने के लिए, हम हैं ही आपको पढ़ाने के लिए। तो बस आप हमें फॉलो करते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, हमारी वीडियो में कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, हमें हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। बस आपसे इतना यही चाहते हैं, हमें आपका इतना सपोर्ट चाहिए और हम सब कुछ आपको देंगे आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों देखिए, सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। देखिए, खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। खनिजों के बिना भाई साहब जीवन प्रक्रिया कतई नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल देखिए 0.3% भाग ही खनिज है। हम जो भी खाते हैं ना उसका 0.3% भाग खनिज है, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हमारा यानी हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये बोल रहे हैं खनिज क्या है? क्या खनिज क्या है ना? समझ में आ रहा होगा ना आपको। देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार, किसके? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। क्या? नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से विद्यमान, समान रूप से, मतलब समरूप मतलब समान रूप से, तो विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। जिसकी निश्चित आंतरिक, कैसी आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों है भाई? खनिज में देखिए कठोर हीरा भी पाया जाता है और नरम आपका चूना भी पाया जाता है खनिजों में। पर ये खनिज अलग अलग इतने विविध प्रकार के क्यों हैं? हम सारी चीजों को देखेंगे, सारी चीजों को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आई होप आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको रिलैक्स करवाएंगे, रिलैक्स करते रहेंगे और आपकी एग्जाम में हम हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम आपको वो कराते जा रहे हैं। देखिए, आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं, चट्टाने पढ़ चुके पहले ही। चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। मतलब जो खनिज हैं, खनिजों के समान रूप से जो तत्व है उनके तत्वों के योग से हमारी सेल यानी चट्टाने बनी हुई हैं। कुछ चट्टान जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है,
चूना पत्थर तो भाई जो आपका लाइमस्टोन है वो तो केवल एक ही प्रकार के खनिज से बना हुआ है ना। लेकिन अधिकतर चट्टान विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। लेकिन अधिकतर चट्टान क्या है? अधिकतर चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। कितनी? 2000 से अधिक, देख लीजिए। लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। लेकिन अधिकतर जो चट्टानें उनमें कुछ ही खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। क्या बात ये आपको समझ में आई? क्या बात ये आपको समझ में आई? देखिए, तत्वों जो खनिजों में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों का निर्माण जो उस समय थे, उस समय के भौतिक, फिजिकल व रासायनिक, केमिकल परिस्थितियों का परिणाम है ना। उस समय की जो भी भौतिक क्रिया रही होंगी, जो भी केमिकल क्रिया रही होंगी, उस केमिकल, इस फिजिकल क्रियाओं का ये परिणाम जो हम आज देख रहे हैं। और उन्हीं के अनुसार, उस समय के अनुसार, समय को देखते हुए समय के अनुसार ही उनका रंग, उनका प्रकार, उनकी कठोरता निर्धारित होती है। वही बात उन्होंने लिख दी है ना। अब देखिए, भौतिक रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। आई होप अब आप समझ गए होंगे। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। जो भी भूवैज्ञानिक है ना, वो इन्हीं विशेषताओं के अनुसार ही इनका वर्गीकरण करते हैं। देखिए, भूगोल विदों का व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन किया गया। देखिए, भूगोलविद इस तरह करते हो कि बेहतर जानकारी है तो खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। किसके? भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं। किसमें? आर्थिक क्रिया, इकोनॉमी, पैसा, है ना। परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। ये थोड़ा आपने बता दिया है ना। तो हम पढ़ रहे थे खनिजों का वर्गीकरण करते हैं, है ना। देखिए, सामान्य व वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये रखा खनिजों का वर्गीकरण। अब किसके आधार पर? ये किसके आधार पर? सामान्य, वाणिज्यिक, व्यापारिक के आधार पर। अब देखिए, खनिज, आप थोड़ा इस डायग्राम को समझेंगे जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है, अब एक खनिज हमारे देखिए 3 टाइप में दे रखे हैं। पहला हमारा धात्विक खनिज, दूसरा हमारा अधात्विक खनिज, और तीसरा हमारा जो है वो है ऊर्जा खनिज। अब हम पढ़ लेते हैं धात्विक खनिज को। देखिए, धात्विक खनिज आप देखेंगे लोह धातु, मतलब जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, जिनमें लोहे के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट आदि, इसमें लोह का अंश पाया जाता है। अब देखिए, अलोह, जिसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, जैसे आपका तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट, ये हमारे अलोह तत्व हो गए, अलोह धातु तत्व हो गए हमारे, है ना। अब देखिए, बहुमूल्य खनिज, मतलब जिनकी कीमत अधिक है, जो मूल्यवान है, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी, प्लेटिनम, ये कैसे हमारे मूल्यवान खनिज हैं, है ना। और भी है, ठीक है। और देखिए, हम आपको और बता दें, अधात्विक आप देखिए, जो धात्विक रूप में नहीं पाए जाते, जो धातु नहीं कहे जाते, हम बोलते हैं उनको अधातु। जैसे हमारा अभ्रक हो गया, नमक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, चूनास्म, है ना, चूना पत्थर, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये कैसे हमारे अधात्विक खनिज है। अब देखिए, ऊर्जा खनिज, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है ना। देखिए, आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इनसे क्या मिलती है? हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमारे क्या है? ये हमारे खनिजों का वर्गीकरण है। आपको, हमें उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, खनिजों की उपलब्धता, खनिजों की उपलब्धता। देखिए, खनिज कहां पाए जाते हैं, विचार कीजिए। देखिए, सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। कहां पर? अयस्कों में। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन, आगे देखते हैं, संचयन है तो अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। खनन का आर्थिक महत्व तभी है, कब? जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो, तभी हम उसको तो उसको हम क्या बोलेंगे? तब हम उसको खनिज बोलेंगे। अयस्क में खनिजों का संचयन
पर्याप्त मात्रा में हो तो क्या है, वो हमारे खनिज है ना। तो ये हमारे आर्थिक महत्व को होंगे, कैसे, इकोनॉमी रिलेटेड, है ना। तो आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में, मतलब जिन अयस्कों में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में, जिनमें खनिज अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं, तो वो हमारे अयस्क यानी खनन वो हमारे आर्थिक महत्व के होंगे। अब देखिए, खनिजों के खनन की सुविधा के, खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है ना। अब खनन की, अब देखिए हम खनन की अब देखिए खनिजों का हम खनन करना है, हम खनिजों का खनन करेंगे, है ना। अब इनका खनन करेंगे कितनी गहराई पर, कहाँ पर पाए जा रहे हैं, कैसे हैं, तो क्या है, इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है ना। कहीं ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कठोर हो, कहीं ऐसा नहीं बहुत ज्यादा अंदर गहरी जमीन में धसे हुए हो, है ना, पाए जा रहे हो, तो इससे हम निकालने हमें काफी हेल्प, मतलब अन्य मशीनीकरणों का यूज करना पड़े, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए। तो क्या है ये खनिज है, खनन है ना। अब देखिए, खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। मतलब अगर मान के चलिए, अगर हमारा खनिज खनन आसानी से हो रहा है, उसमें कम लेबर लग रही है, उसमें मशीनीकरण कम लग रहा है, तो हमारे खनन सस्ते होंगे। लेकिन वही खनिज, वही खनन गहराई से किया जा रहा है, जिसमें लेबर अधिक लग रही है, मशीन अधिक लग रही है, तो वो हमारे लिए महंगे होंगे। वही उन्होंने बात कही है। देखिए, हमारे लिए इस मुख्य सेल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। अब हमें सेल यानी चट्टान समझना जरूरी है जिनमें ये खनिज यानी पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न सेल समूह से प्राप्त होते हैं। जो खनिज हमें मिलते हैं वो निम्नलिखित सेल समूह से प्राप्त होते हैं। देखिए कौन से, हम नंबर का में देखेंगे। आग्नेय तथा कायांतर चट्टानों में खनिज, जो आग्नेय तथा कायांतर चट्टान आप देखिए, आग्नेय तथा कायांतर चट्टाने, मतलब जब लावा जमीन से बाहर निकलता है और वो जमीन पर जब जम जाता है ना, तो वो हमारी बनती है आग्नेय चट्टाने। क्या, आग्नेय चट्टाने। तो आग्नेय तथा कायांतर चट्टानों में खनिज दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों व विद्रोह में मिलते हैं। ठीक है, तो दरारें बनती हैं, जोड़ बन जाते हैं, उन्हें क्या मिलते हैं, हमें खनिज मिलते हैं। छोटे जमाव स्राव के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में ये पाए जाते हैं। कभी कभी परत के रूप में पाए जाते हैं, है ना, कभी कभी छोटे, कभी कभी बड़े स्राव के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते, जब मैग्मा बाहर निकलता है ना, तो उसी समय ये बाहर निकलते हैं। ये बात उन्होंने कह दी है ना। तो हमने पहले क्या कहा है, हमने पहले आपसे कहा है कि ज्योग्राफी रटने वाला कतई सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको ये चीजें आसानी से समझ में आती हैं, है ना। तो देखिए, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा क्या होता है, द्रवित अवस्था में होता है, तो खनिज भी पिघलित अवस्था में होते हैं, अर्धपिघलित अवस्था में, और वो पृथ्वी की भारी सतह की तरफ भागते हैं। जब सम्मेलन क्रिया होती है, सम्मेलन धारा चलती है अंदर पृथ्वी के, तो ये ऊपर की तरफ बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी के माध्यम से ये भी बाहर आ जाते हैं और ये जमते जाते हैं, यानी जब लावा जमता है तो ये भी जम जाते हैं और वहीं पर हमारे ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ पा रहे होंगे कि जहां जहां ज्वालामुखी वोल्केनो पाया जाता है तो वहां पर खनिज पदार्थों की पाए जाने की संभावना अधिक मात्रा में होती है। अब देखिए, मुख्य धातु खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह तनाव व जमाव के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ जो हमारी जो जस्ता हो गया, तांबा हो गई, जिंक हो गई, है ना, सीसा हो गया, इस तरह के जो हमें जो खनिज मिलते हैं ना, वो इसी तरह के स्राव जमाव के रूप में प्राप्त हमें होते हैं। ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी क्रियाओं में, जैसे भूकंप, उसमें क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं में। आई होप आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए नंबर खा, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। मतलब जो चट्टाने, जैसे हमने हमारी आग्नेय चट्टान बनी, अब आग्नेय चट्टान जो बनी हमारी, उसका टूटन फूटन होगा। जब टूटन फूटन होगा तो उसका अवसाद होगा। अवसाद पर कुछ वृक्ष हो गए, कुछ और चीज हो जाए, फिर अवसाद हुआ, फिर वो जब नीचे दब गए, कोयला बन गया, कुछ और चीज बन गई, है ना। तो ये बात उन्होंने कही है। देखिए, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों का अनेक खनिज स्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण जमाव, है ना, संचयन व जमाव का परिणाम है। जैसे कोयला, क्या कहा मैंने, कोयला, तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। ऐसा नहीं ऐसी बन जाते हैं, समय लगता है, दबाव होता है, इनमें अत्यधिक ऊष्मा होती है, तभी हमारे खनिज बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते। अब सादी चट्टाने में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम
अपसारी चट्टान जो होती हैं उनमें आप देखेंगे अपसारी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जैसे जिप्सम हो गया, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। जहाँ सूखे प्रदेश होते हैं वहाँ जिसका जो पानी की नमी की मात्रा होती है वो बाष्पीकरण हो जाती है, तो समय के अनुसार, तापमान के बढ़ते क्रम के अनुसार इन सेलों का निर्माण वहाँ पर होता है। जैसे आपकी जिप्सम बन गई, कहाँ पर बनती है? राजस्थान में। पोटास हो गया, नमक हो गया, है ना, सोडियम हो गई, ये कहाँ पर बनते हैं? ये आपके राजस्थान जैसे इलाकों में बनते हैं जहाँ पर बाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है, नमी कम होती है। आई होप ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ओ भैया कहाँ तक नहीं आएगी, क्योंकि हम तुमको बता ही ऐसे रहे, है ना, समझाइए अब आपको ऐसे रहे। तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने हमारे इस नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपना एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरी हो, आपकी जो भी डिमांड हो, प्लीज़ कमेंट करिए, है ना। देखिए, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है ना। ऐसा होता है ना, देखिए ये तो पढ़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखिए, अब हमारा एग्जाम है कब? 25 मई को है। अब 25 मई को एग्जाम है। अब हमारे दिमाग में अब ये आ रहा है कि यार 25 मई को एग्जाम है, हम क्या करें, कैसे क्या करें, कैसे क्या नहीं करें। आपके बारे में विचार आ रहा होगा। तो हकीकत ये है, अगर आपने पढ़ाई सही से की होगी तो डर तो खैर लगता है, हल्का फुल्का लगता है डर, है ना। एग्जाम ही ये हमारी कंपटीशन की है, लेकिन जिसने पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की तो भैया उसको डर क्यों लगेगा? तो रिलैक्स है। लेकिन जो बंदे पढ़ाई करते हैं ना उनको थोड़ा डर लगता है, लेकिन डर को इतना भी हावी मत होने देना कि आपके दिमाग पर काबू हो जाए वो, है ना, फिर आपको हड़बड़ाहट हुए, जानते हो आप भूल जाए एग्जाम में जाए कि मालूम पड़ रहा है पेपर मिल रहा है, पेपर मिलने के 2 घंटे तक आपको हड़बड़ा रहे हैं और आपका क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी गलत हो जाए। फिर बाद में सोचेंगे अरे मैं थोड़ा अपने आप को काबू कर लेता तो ये जो क्वेश्चन हमारे जो गलत हुए हैं सही सही, ये हमारे सही हो जाते। कितना है, 5 ही क्वेश्चन तो कम पड़ रहे हैं हमारे, हो जाता। इसलिए प्लीज़ रिलैक्स रहिए, अपने माइंड को कूल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारी जो भी करंट की वीडियो आती है आप उसे देखिए और हम जो आपको जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक इसको पढ़ लीजिए और इसको अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए और कोई क्वेरी हो तो आप हमें बताइए, है ना। देखिए, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान रह जाती हैं। जो बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। जो बॉक्साइट बनती है ना वो ऐसे बनती है कि इसके ऊपर जो भी चट्टान घुलनशील होती है ना वो घुल के अलग हो जाती हैं, फिर जो नीचे जो चट्टान बचेगी ना वो हमारी बॉक्साइट होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जो हमारी पहाड़ी होती है, पहाड़ी का जो आधार होता है, जो सरफेस माने जो आधार होता है, और जो घाटी का जो तल होता है ना, जहाँ पर घाटी होती है उसका तल, इसमें रेत पाया जाता है ना, उस रेत में जलोढ़ जमाव, जो जल के द्वारा जो जमाव कर दिया जाता है ना मिट्टियों का, मिट्टी का जो जमाव कर दिया जाता है उसमें उसके रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। जैसे ये निक्षेप, जैसे प्लेसर निक्षेप के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या मिलता है, ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते, मतलब जिसको जल घर्षित नहीं कर सकता। और इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। तो आपने देखा है ना, देखते हैं बालू में कुछ चमकीला चमकीला मिलता है, आपको लगता है इसमें कुछ चमकीला पदार्थ है। कुछ लोग बोलते हैं चांदी है, कुछ लोग बोलते हैं नमक की मात्रा है, कुछ लोग बोलते हैं सोना है, कुछ लोगों ने कहा भी है कि इसमें चांदी पाई जा रही है। अगर हम इसको एकत्रित करेंगे, अगर उसको हम बीन के रखेंगे मतलब मशीन के द्वारा, तो उसका जो चांदी की कीमत है ना उससे ज़्यादा तो हमारी मशीन में ही खर्चा देकर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे ना। तो ये उन्होंने कहा है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, महासागर जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। अब भैया महासागरों में कैसे खनिज पाए जाएंगे? देखिए, इसमें, लेकिन इसमें अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। मतलब इकोनॉमिक जो सार्थकता कम है, क्यों? अधिक उसमें मतलब क्या है, अधिक क्षेत्र में ये व्यापक रूप में फैले हुए हैं। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमान ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित यानी मिलते हैं, रिसीव होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथकाओं में धनी है। जो महासागरीय तली है उसमें क्या मिलता है? मैग्नीज मिलता है। तो ये आपके, ये बताओ ईमानदारी से बताना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है? अरे है, आप यूपीएससी दे रहे हैं,
आप स्टेट पीसीएस दीजिए, आप और भी पीसीएस के जो भी अन्य एग्जाम होते हैं आप वो दीजिए, यूपीएससी का अन्य एग्जाम होता है वो भी दीजिए, एसएससी का एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको ये टॉपिक 100% हेल्प करेगा। ठीक है, ये टॉपिक ही ऐसा है जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है भाई। और आपकी यूपीएससी में क्या कहा, मैंने कहा आपकी यूपीएससी की नजर इसी जगह बनी रहती है, कहाँ, जो इकोनॉमी, पैसों वाला सिस्टम हो, मतलब मानव के लिए कल्याणकारी योजनाएं, मानव के लिए आर्थिक गतिविधि, मानव के स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब मानव का हित हो, वो अगर टॉपिक है किसी न किसी रूप में, हित हो मानव का, तो अगर वो टॉपिक है तो आपकी यूपीएससी के लिए क्या, हर किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसमें रोचक तथ्य देखिए, रेड हॉल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं, मतलब कैसे हैं, राष्ट्रीयकृत मतलब सरकारी हैं। इनका निष्कर्ष सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, मतलब इनका जो हम इनका खनिजों को हम शोधन करेंगे, निकालेंगे, निष्कर्ष करेंगे, तो हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। जैसे हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, उनमें जो खनिजों का स्वामित्व किसके पास है, व्यक्तिगत रूप में, समुदाय के रूप में उनको प्राप्त है। मेघालय में आप देखेंगे कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, है ना। जोवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। धन्यवाद, है ना, आप सभी लोगों का जो आप भारत देशों में आपका अवतरित हुआ है, आपका अवतार हुआ है ना। तो आप इसे भारत देश को महान बनाने के लिए प्रयास कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, अन्य अधिकारी बनिए, है ना, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वैज्ञानिक बनिए, अपने भारत को आगे लेके जाइए। पर भैया हमारी क्लास स्पेशल है यूपीएससी वालों के लिए, इसे आप स्टेट पीसीएस वाले भी देख सकते हैं और अन्य एग्जाम वाले भी इसको देख सकते हैं। देखिए यद्यपि इनका वितरण असमान है, मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक आधात्मिक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी ओर आप देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, पूर्वी पार्श्व पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं, है ना। आपके पूर्वी पार्श्व में आप गुजरात हो गया, असम की तलछटी चट्टानें हो गई, इनमें क्या खनिज तेल पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। इसमें राजस्थान में कौन से अलोह खनिज, है ना, अनेक अलोह खनिज, जैसा आपका चूना पत्थर हो गया, क्या चूना पत्थर हो गया, कैसा है वो, अलोह खनिज है। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान, मतलब जहाँ जल के द्वारा मिट्टी का अवशोषण किया जाता हो, वहाँ पर मतलब जहाँ पर जल की नदियाँ बहती रहती हो, वो क्या हो गया, हमारा जलोढ़ मैदान हो गया। तो जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, मतलब वहाँ पर कोई आर्थिक महत्व नहीं है, खनिज नहीं पाए जा रहे, उसमें क्या है, वहाँ पर खेती होती है ना। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त है, भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है, ठीक है। अब देखिए जो आपके उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ का मैदान है, वो कैसा नवीन मैदान है। जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया से टकराती है, तो जो हमारी प्लेट टकराई थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो टकराई थी, तो वो तो हमारी पहले की थी ना, तो उसमें खनिज पहले के थे, जो भी थे, है ना, समय पहले था। लेकिन जब हमारी प्लेट, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब हमारी यूरेशिया से टकराती है ना, तो हमारा हिमालय बनता है। जब उसकी ऊंचाई अधिक हो जाती है ना, तो वहाँ पर बर्फ जमती है, दरारें बनती हैं, वहाँ से नदियाँ आती है, नदियाँ अपने साथ अवसादों को काट छाट के लेके आती हैं और उत्तर का विशाल मैदान बनाती हैं। तो वहाँ पर बताओ खनिज कहाँ पाए जाएंगे, वहाँ पर खनिज कैसे मिलेगा, बताइए, सोचिए थोड़ा। तो वो कैसा हमारा नवीन है, और हमारा प्रायद्वीप भारत कैसा है, बहुत पुराना है, इसलिए वहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। सदैव स्मरण रखें, ध्यान रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीविका को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या बात ये आपको समझ में आई, क्या बात ये आपको समझ में आई।
अगर देखिए जो हमारा खनन है वो हमारा खनन ऐसा है कि हमें उसको निकालने में आसानी हो रही है, कॉस्ट निकालने में कम आ रही है, और हमारे पास जो बाजार है वो नज़दीक है, तो हमें उसका लाभ अधिक मात्रा में मिलेगा, हमारे लिए सुगम होगा। अब मान के चलो वही खनिज को हम बहुत गहरे से निकालें, मशीनीकरण अधिक मात्रा में लगे वहाँ पर, टेक्नोलॉजी अधिक लगे, खर्च अधिक हो रहा है, बाजार पास है नहीं, तो क्या हमारे लिए सुगम होगा? वो वही बात उसने यहाँ पे लिख दी है। इसमें क्या रोक टकराव से बताइए? कुछ नहीं है। अतः मांग की पूर्ति के अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि भैया ये खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, हम ये देखते हैं। और अब हमें देना इस पर थोड़ा ध्यान, तो ये अब हमारा आ रहा थोड़ा फैक्चुअल डाटा, नॉट कॉन्सेप्ट, इट इज फैक्चुअल डाटा, है ना। अब आप थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिए, हमको थोड़ा सुनिए, हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा सुनिए, और कोशिश करिए कि जो शब्द हैं उनको थोड़ा याद रखा जाए, है ना। क्योंकि देखिए स्टूडेंट की भावनाएं मैं समझता हूँ। कुछ स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, 2-2 3 पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या चाहते हैं अधिकतर मात्रा में, कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि हम बस एक बार पढ़ लें हमारा काम हो जाए, लेकिन एक बार होता नहीं भैया, नहीं होता। ये एग्जाम है यूपीएससी की, वनडे एग्जाम हो, आप वो भी देंगे ना, वो भी नहीं होगा एक बार में, ठीक है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, समझना है, ठीक है। देखिए लौह खनिज, लौह खनिज, देखिए लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करता है। मतलब जो भी हमारा उत्पादन होता है ना, जो भी हमारे खनिज है ना, उन खनिज के 3/4 भाग का ये लौह खनिज है, देखिए, है ना। यानी कि 75% के आसपास हमारा ये लौह खनिज ऐसा है जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ना। देख लीजिए, तो लौह खनिज धातु खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धातु खनिजों का निर्यात करता है। अपनी जो भी भारत अपने देश की जो भी घरेलू आवश्यकता है ना, उनकी पूर्ति करने के बाद ये भारत देश इन लौह खनिजों का बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात करता है। आई होप ये बड़ी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। लौह अयस्क आप देखेंगे आयरन, और देखिए ये था हमारा लौह खनिज, अब हमारा आ रहा है लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। कैसा? आधारभूत, मतलब इस पर और भी धंधे और भी खनिज टिके हुए हैं, मतलब और भी उद्योग धंधे इस पर टिके हुए हैं। अब देखिए लोहा है, लोहा हमारा खनिज के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब लोहे से बहुत सी चीज बन रही हैं, गाड़ियों के इंजन बन रहे हैं, गाड़ियों के जो भी एक्सल वगैरह होते हैं, जो भी उनके लोह मेटल वगैरह, लोह मेटल का जो भी उनका पुर्जा होता है इंजन का या गाड़ी का, वो बन रहा है। आपके जो भी कंक्रीट में जो भी आप छत बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए, वो सरिया बोलते हैं, लोहे की होती है वो। तो लोहा हमारे खिड़की दरवाजे में भी यूज हो रहा है। तो क्या है हमारा ये हमारा आधारभूत खनिज है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। कैसे विपुल? भारत उच्च कोटि के लोहा से युक्त लौह अयस्क में धनी है। मतलब हमारे देश भारत में उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। इसमें क्या है? धनवान है, ये प्रचुर मात्रा भारत में है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। कौन? मैग्नेटाइट। कैसा? सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। थोड़ा देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, मतलब फैक्चुअल है, थोड़ा ध्यान रखिए। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। आप अगर चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं एक लाइन में। कैसे? मैग्नेटाइट लिख लिया, मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट लिख दिया आपने जैसे, ठीक है, लिख लिया सर्वोत्तम प्रकार का लोहा, जैसे लिख लिया आपने सर्वोत्तम प्रकार का लोहा लिख लिया, है ना। और जिसमें लॉन्च पाया जाता है 70%, लो हो गया काम। कहाँ तुमको ज़्यादा वो करना है बताइए, कहाँ ज़्यादा वो करना है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है ना। तो हम भैया देखो, हम तो पढ़ा रहे हैं बुक, हम तो बुक की तरह पढ़ाएंगे, आपको बनाने नोट्स। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं आप नोट्स बना लीजिए ना। तो आपको जब रिवीजन करेंगे, आपको रिवीजन भाई पढ़ने के बाद हमें करना होता है रिवीजन, तो आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी आ जाएगी, ये हमारा मानना है, और आप लोग भी ये जानते होंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं, किसमें? मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में, जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। जिसमें भाई चुंबकीय गुण होंगे तो वो उद्योग, उसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जाएंगे,
विद्युत उद्योग में जाएंगे। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। कौन? हेमेटाइट। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है। अब इसमें हम बताओ हम क्या समझाएंगे, तो भाई फैक्चुअल है, ये तो आपको मालूम करना ही पड़ेगा, है ना। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। मतलब मैग्नेटाइट में लोहांश अधिक होता है और आपके हेमेटाइट में जो लोहांश होता है वो मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इसमें लोहांश 50 से लेकर 60% तक पाया जाता है। किसमें? हेमेटाइट में। और आपके मैग्नेटाइट में आपका लोहांश 60% से ऊपर पाया जाता है। ठीक है। वर्ष 2018-19 में लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन यानी 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड से प्राप्त हुआ। शेष उत्पादन यानी 3% अन्य राज्यों में हुआ था। तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं, है ना। आपके जैसे लौह अयस्क का लगभग समस्त उत्पादन कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? 97% कहाँ पर? 97% आपका ओडिशा में हुआ था। उसके बाद फिर आपके छत्तीसगढ़ में हुआ था, फिर कर्नाटक में और ओडिशा, उसमें झारखंड में। तो देखिए सबसे देखो जो हमारा लोहा पाया जाता है ना, लौह अयस्क, कहाँ पर? ओडिशा में। ये थोड़ा आपको याद रखना। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है? लौह अयस्क की खदान है। जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? लौह अयस्क की ये खदान है। देखिए अब ये ऊपर से देखिए हमारा ये पृष्ठ है ऊपर, जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं, यहाँ पर हम सब लोग रह रहे हैं। देखिए अब ये देखिए ये ट्रक है ये वाला। अब ये रास्ता, ये देखिए इस रास्ते से ट्रक यूं कर गया होगा चढ़ते हुए, यूं करके जाएगा, यूं करके जाएगा, यूं करके ऊपर जाके तब ऐसे घूम के कहीं जाएगा ऊपर, है ना। अब देखिए इसको कितना फ्यूल लग रहा होगा। यूं कर देखिए ये ट्रक है हमारे, ये गाड़ियां हैं, ये आ रही है, कुछ गाड़ी यूं करके यूं आ रही हैं, है ना। अब यहाँ आकर के यहाँ पर यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ खनिज कार्य हो रहे हैं, या तो भरा उन्होंने खनिज इसको यहाँ पर ये करके ये जा रहे हैं। तो इसमें क्या पैसा खर्च नहीं हो रहा होगा, है ना। कितनी लागत लग रही होगी इसमें, कितना लेवल लग रही होगी, कितना पोल्यूशन हो रहा होगा, आप समझ पा रहे हैं। और जो गड्ढा हो रहा है ना, ये गड्ढा सा हो गया, ये गहरा सा, ये क्या है? ये हमारी भू असंतुलन का कारण बनता है। हमारी भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं ऐसी स्थिति पर, है ना। तो भैया ये हो रहा हमारा लोहा इसका का खदान है जहां से हमारा लोहा निकाला जाता है। देखिए भारत में लोहा अयस्क की पेटियां हैं। देखिए ओडिशा, झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मयूरभंज, केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। तो देखिए ओडिशा, झारखंड पेटी, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। ओडिशा, झारखंड पेटी। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क है ना। हेमेटाइट किस्म का, किसका? हेमेटाइट किस्म का। अब देखिए ये मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निहित झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो आपका हेमेटाइट कहाँ से निकाला जाता है? आपका हेमेटाइट देखिए, आपका हेमेटाइट झारखंड के सिंहभूम जिले में है ना, और गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। और लेकिन हमारा जो मैग्नेटाइट है ना, वो हमारा मैग्नेटाइट मयूरभंज और केंदुझर जिलों के बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। आई होप आपको थोड़ी ये बात समझ में आई होगी, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट हमारा कहाँ निकल जाता है? हमारा हेमेटाइट ओडिशा, झारखंड पेटी। हेमेटाइट देखिए थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको याद करवा दूं। हेमेटाइट ओडिशा, झारखंड पेटी, जिसमें मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है हेमेटाइट इस किस्म का लोहा। अब देखिए हमारा जो इसके बाद हमारा कौन सा होता है? इसके बाद होता है हमारा हेमेटाइट, है ना। हेमेटाइट अब देखिए इसके अलावा कहाँ पर? इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम जिले गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट इसका खनन किया जाता है। तो ये हमने आपको सारी बातें आपको बता दी हैं, थोड़ा हमने आपको एक तरह से रटवा से दिया है। थोड़ा मैं मान रहा हूँ कि अब जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिखेगा भी तो आप इसे सही कर देंगे। अब देखिए दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र कहां पर? देखिए दुर्ग पर, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। हाँ, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में
बेलाडेला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है। कहां पर? बस्तर जिले में बोलाडिला पहाड़ी श्रृंखला में। बस्तर जिले में बेलाडिला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लोहे के 14 जमा मिलते हैं। कितने? 14। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पंतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। कहां से? विशाखापट्टनम बंदरगाह से ये जापान को और दक्षिण कोरिया को ये निर्यात किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो भाई क्यों समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझा ही रहे हैं। हाँ, और देखिए आगे, बल्लारे चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु, है ना, मंगलुरु, बल्लारे चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु, है ना, तुमकुरु पेटी, थोड़े नाम ऐसे हैं, आप थोड़ा इन्हें एक दो बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो अपने आप आपको एग्जाम में ध्यान आ जाएंगे। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। ये कहां पर जाते हैं? ये हमारे कर्नाटक में जाते। कौन? बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, है ना, तुमकुरु पेटी। ये कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। ये क्या है? हमारी पेटी है, ठीक है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई है। कर्नाटक में क्या? कर्नाटक में आपके ये जो कुद्रेमुख है, तो कर्नाटक में पश्चिमी घाट, आप बताइए कर्नाटक हमारे मैप में कहाँ है? कर्नाटक आपके मैप में कहाँ है बताइए? भारत देश में कहाँ है कर्नाटक और कहाँ है तमिलनाडु? बताइए। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खाने 100% निर्यात इकाई। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। इसमें निक्षेप अधिक मात्रा में है ना। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के द्वारा। मंगलुरु के निकट एक बंदरगाह है, उस पर भेजा जाता है पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, करदम के रूप में। महाराष्ट्र गोवा पेटी देख लेते हैं। महाराष्ट्र गोवा पेटी देखिए, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। महाराष्ट्र और गोवा जो पेटी है हमारी, तो ये पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है, तो मरगांव पंतन से इसका निर्यात किया जाता है। अभी हम सारी चीजें आपको मैप में दिखाएंगे ना, ये सारी चीजें। अब देखिए मैंगनीज। मैंगनीज देखिए, मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। इस्पात का जब हम इस्पात को बनाते हैं ना, स्टील को, तो जब हम इस्पात को बनाते हैं तो उसमें हम मैंगनीज का उपयोग करते हैं। और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। अगर आपको 1 टन मैंगनीज बनानी है तो उसमें 10 किलोग्राम, ये आपको, अगर आपको 1 टन इस्पात बनाना है तो आपको 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। कितना? 1 टन इस्पात के लिए। इसका उपयोग, अब देखिए मैंगनीज का उपयोग किस में करते हैं? मैंगनीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैंगनीज का। अब थोड़ा आपको ध्यान देना इस गोले पर। यह मैंगनीज उत्पादन में ये मैंगनीज उत्पादन में राज्यों का अंश है ना। किस राज्य में कितना % मैंगनीज पाया जाता है? देखिए, तो सबसे अधिक मैंगनीज आपके महाराष्ट्र में उसमें पाया जाता है। मध्य प्रदेश में किसमें? सबसे अधिक मैंगनीज आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितना? 33% पाया जाता है। उसके बाद आपके महाराष्ट्र में 27%, उड़ीसा में 16%, कर्नाटक में 12%, आंध्र प्रदेश में 10% और अन्य 2% मैंगनीज पाया जाता है। अब देखिए, भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कितना? ये इसने थोड़ा गलत लिख दिया क्या? भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2002-1 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये वैसे दे रखा है, परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। परसेंटेज में तो ये आपका परसेंटेज में आपका मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में राज्यों का अंश ज्यादा है, मध्य प्रदेश का, ठीक है, 30%। हाँ, भागता है। अब देखिए, आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है।
आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसको हम करेंगे, है ना, इसको हम अभी करते हैं दोस्तों। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो इस मैप को देखते हैं हम, है ना, क्यों दोस्तों, इस मैप को देखते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि हमें मैप के बारे में जानने के लिए हमें एक मैप में जो भी हमारे राज्य दे रखे हैं उनके राज्यों की जानकारी हमें होना जरूरी है भैया। तभी तो हमने आपसे कहा आप अपने पास से एक एटलस रखिए, देखिए हमारा भारत राज्य में, इस हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं और कौन सा राज्य किस लोकेशन पर है, तभी आपको ज्योग्राफी सही समझ में आएगी, अन्यथा आप ज्योग्राफी को रटना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो आपके ऐसा क्षेत्र है ना, ऐसा, ये हमारे लौह अयस्क क्षेत्र हैं। कैसे? लौह अयस्क क्षेत्र। और आपके जो हमारे लाल त्रिकोण दिख रहा है ना, लाल त्रिकोण, ये हमारे लौह अयस्क खाने हैं। देखिए आपकी जो ये आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में आपकी है बेला डिला लौह अयस्क खान है, ये आपकी दुर्ग लौह अयस्क खान है, छत्तीसगढ़ में ही है ना। आपकी देखिए गोवा जो आपके झारखंड में है ना, आपके कुंदेज है ना, कुंदेझर, ये भी आपके कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा में, ये क्या आपकी लौह अयस्क खाने हैं। अब आप देखिए चंद्रपुर आपके महाराष्ट्र में है, लौह अयस्क खान है। रत्नागिरी आप देखिए महाराष्ट्र में जो आपके पश्चिमी तट पर है, कैसी लौह अयस्क खान है। गोवा हो गया आपका लौह अयस्क में, है ना। चित्रदुर्ग हो गया, ये आपके कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटक में, बेल्लारी कर्नाटक में, तुमकुरू कर्नाटक में, कुद्रेमुखी है ना, चिकमंगलूर कर्नाटक में, ये आपके है ना, क्या है आपके लौह अयस्क खाने ये। और ये आपका केरल राज्य, आपका तमिलनाडु राज्य है ना। अब देखिए जो हमारे जो जो व्रत यानी जो चौकोर रूप में जो हमारे काले निशान है ना जी, लौह अयस्क निर्यातक पंतन है, मतलब बंदरगाह, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। विशाखापट्टनम आपके आंध्र प्रदेश में, यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। आपका जो पारादीप है ना, ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ से आपका लौह अयस्क का निर्यात होता है। और आपके देखिए मारमा गोवा है ना, आपके ये गोवा में, यहाँ से आपका लौह अयस्क का निर्यात होता है। आपके मंगलुरु से लौह अयस्क का निर्यात होता है, जो आपके तमिलनाडु में, उसमें कर्नाटक में, है ना। और ये आपके लौह अयस्क निर्यातक हैं। अब जो आपके दो को ये इस तरह से देखना, स्टार सा ये काला काला, यहाँ पर अभ्रक है, देखिए नेल्लोर में आपका अभ्रक है, जो आपके आंध्र प्रदेश में है अभ्रक, है ना। और आप देखिए जो आपका नागपुर महाराष्ट्र में, भंडारा महाराष्ट्र में, यहाँ पर क्या है, अभ्रक है। आपका बालाघाट अभ्रक कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में। और आप देखिए सुंदरगढ़ में अभ्रक है, कहाँ पर है ये आपके, पश्चिम बंगाल में, है ना। नहीं पश्चिम बंगाल में नहीं है ये उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, उड़ीसा में, उड़ीसा में है ना। उड़ीसा पारादीप भी आपको उड़ीसा में, मयूरभंज भी उड़ीसा में, और ये सुंदरगढ़ ये भी आपको उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये रही आपकी बातें, है ना। और देखिए अभ्रक आपका ये आपका अजमेर राजस्थान में, बेवर ये भी आपके राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है, गया में भी अभ्रक है, और हजारीबाग में भी आपका अभ्रक है। हजारीबाग आपके झारखंड में, हजारीबाग आपके झारखंड में, गया आपके बिहार में है ना। और आपका जो ये क्या मैग्नीज, अब देखिए ये आपका मैग्नीज कहाँ, शिव मोग में मैग्नीज पाया जा रहा है, यहाँ पर कहाँ है, आपके कर्नाटक में, गोवा में मैग्नीज पाया जा रहा है, आपके नागपुर में मैग्नीज है ही, भंडारा मैग्नीज है ही, जो हमने आपको बता तो दिए, मैग्नीज बता दिए हमने। बॉक्साइट देख लीजिए आप लोग, बॉक्साइट आपके कोरापुट बॉक्साइट है ना, आप देख लीजिए। और आपके अमरकंटक बॉक्साइट है ना, कटनी बॉक्साइट, बिलासपुर बॉक्साइट, तो ये सारे पाए जा रहे हैं। तो हमने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं। अब देखिए अलोह खनिज, हमने लोह खनिज देख लिए, हमने लोह खनिज को देख लिया है। अब हमारे हैं अलोह खनिज। देखिए भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब हमारे भारत देश में अलोह खनिज कम मात्रा पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यद्यपि खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। ठीक है, तो तांबा देख लीजिए भैया, तांबा कैसा क्या है। तांबा देखिए भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। कैसे कम है, धातुवर्ध तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, रसायन उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग
52% तांबा उत्पादन करती है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें। ठीक है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है ना। झारखंड का जो आपका सिंहभूम जिला है, यह भी किसके लिए? तांबे के उत्पादन के लिए है। और राजस्थान की खेतड़ी भी, खानाने भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आई होप तांबे कहाँ कहाँ पाया जाता है हमको मालूम पड़ गया। कहाँ पर? देखिए, झारखंड के सिंहभूम में, ये का आपका झारखंड है ना, झारखंड के सिंहभूम जिला में भी तांबे का मुख्य रूप से उत्पादक होता है। राजस्थान के खेतड़ी में भी तांबे का उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें में भी देश में के 52% तांबा उत्पादन करती हैं। तो मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान में तांबा अधिक मात्रा में होता है। तो देखिए, मज्जल है ना, मलंज खंड में तांबा खदान हो रही। देखिए, तांबा निकाला जा रहा है। इंजीनियर लोग वगैरह खड़े हैं, अधिकारी लोग खड़े हुए हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों भैया? अरे बताओ कुछ हो। अब देखिए बॉक्साइट, क्या? बॉक्साइट। देखिए, हम आपको बता दें, बॉक्साइट देखिए, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। किससे? एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले जो बॉक्साइट है, इस पदार्थ से ही जो एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले पदार्थ से, बॉक्साइट से ही ये हमको प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट है ना। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। अब देखिए, एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है। क्यों है? क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। मतलब इसमें लोहे जैसी शक्ति है, हल्की भी और कैसी? सुचालक। इसलिए इसमें अत्यधिक घातवर्धता, है ना, भी पाई जाती है। अब देखिए, बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश देखिए, ओडिशा में 65% बॉक्साइट होता है, झारखंड में 10% होता है, गुजरात में 9%, छत्तीसगढ़ में 6%, महाराष्ट्र में 6%, मध्य प्रदेश में 3% और अन्य में 1% पाया जाता है। क्या? आपका बॉक्साइट। तो ये बात आपको समझ में आई बॉक्साइट वाली? अब देखिए बॉक्साइट कैसे निकाली जा रही है। देखिए बॉक्साइट, देखिए ये ट्रक वगैरह खड़े हैं, है ना, ढोने के लिए। मतलब इसमें बॉक्साइट भर दो और ये अपना उठा के ले जाएंगे। अब ये एक कैसी है? जेसीबी है, चेन वाली। ये ट्रक खड़ा हुआ है, इसमें ये बॉक्साइट के जो भी अयस्क वाली खदानें हैं, है ना, जो अयस्क हैं, इनको इसमें भर रहा है और इसका जाके शोधन होगा फैक्ट्री वगैरह जो भी जहाँ हो रहा है वहाँ पर जाके। अब देखिए, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कौन सा? उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है 2018-19 के अनुसार। यहाँ कोरापुट जिले में पंचमत, है ना, पंचपतमाली निक्षेप राज्यों के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। ठीक है। अब देखिए, एक रोचक तथ्य यह है कि एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक का बटन पहनता था, है ना, हुक का बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू थी उस समय एल्यूमिनियम की। लेकिन इसके 30 साल बाद देखेंगे, इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। अब देखिए, है ना, अब देख सकते हैं। अब देखिए, आध्यात्मिक खनिज हमने पढ़ लिए, धात्मिक खनिज अब हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक खनिज। आप अभ्रक देखेंगे। क्या? आप अभ्रक देखेंगे। अभ्रक में आप देखिए, अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा पत्र क्रम में पाया जाता है, मतलब प्लेटो के रूप में या पत्र के रूप में, है ना, मतलब थोड़े पत्ती टाइप में। इसका चादरों में विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। देखिए क्या? अभ्रक, है ना, पत्ते के रूप में, है ना। अभ्रक पारदर्शी हो सकता है। अभ्रक काले रंग का, हरे रंग का, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। कोई भी रंग हो सकता है अभ्रक का। ठीक है। और इतनी पतली परतें होती है इसके अभ्रक की, तो कुछ सेंटीमीटर में 1000 परतें पाई जा सकती है इसकी। मतलब पत्ते टाइप का होता है ना, मतलब, है ना, देखा ना।
पत्र क्रम में, पत्ती की जो आकर मान लीजिए आप, है ना। अब देखिए ये क्या, ये थोड़ा देख लीजिए, इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, मतलब जो अभ्रक क्या है, इसमें वैद्युत शक्ति अधिक होती है ना। तो इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा हास का निम्न गुणांक, इसमें जो ऊर्जा हास कम होती है, और विंश वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए अधिक मात्रा में उपयोग होता है, कहने मतलब ये है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। कहां पर? छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है ना। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास हैं। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। ठीक है, अब देखिए चट्टानी खनिज, देखिए चूना पत्थर, लामस्टोन, ये है चट्टानों पाए जाने वाले खनिज। वहां पर चट्टानों में चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहां पर? अवसाद चट्टानों में, वहां पर चूना पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। मतलब चूना पत्थर कहाँ यूज होता है? सीमेंट उद्योग में। और लोह प्रगलन की भट्टियों के लिए यह अनिवार्य है। लोहे का प्रगलन होता है ना, इसमें शुद्ध लोहा निकाला जाता है, तो उसके लिए वहां पर हम चूना पत्थर का यूज करते हैं, उसको लोहे को प्रगलन करने के लिए। अब देखिए चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश, देखिए कितना राज्यों का अंश है। अब देखिए राजस्थान में चूना पत्थर 20% पाया जाता है। कितना? 20% राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 13%, आपके आंध्र प्रदेश में 13%, छत्तीसगढ़ में 13%, 11%, और आपके कर्नाटक में 9% हो गया, तेलंगाना में आपके 8% हो गया, गुजरात में आपके 7% हो गया, तमिलनाडु में आपका 6% हो गया, महाराष्ट्र में आपका 4% हो गया, अन्य 8% हो गया। देख लीजिए ऐसा आपका क्या है, चूना पत्थर का परसेंट पाया जा रहा है। तो सबसे अधिक कहाँ पर पाया जा रहा है? आपके राजस्थान में, उसके बाद आपके मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ में। देखिए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में बराबर है 13%, छत्तीसगढ़ में आपका 11%। ठीक है, और सबसे अधिक कहां पर? राजस्थान में 20%। खनन को घातक उद्योग बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। जिससे क्या है, जिससे ये जो हमारी खनन है ये घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री ना बने। ऐसा मतलब ऐसा ना हो, मतलब उसमें जो काम कर रहे हैं बेचारे मर जाएं, ऐसा ना हो, है ना। अब देखिए खनन के जोखिम खतरे क्या है। देखिए क्या आपने कभी खनकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है आपने? बताइए। खनन का खनकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप समझ सकते हैं? बताइए। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुआं से सांस लेते हैं। अब देखिए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के लिए शिकार हो जाते हैं वो लोग। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने यानी जलप्रवृत्त होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। आपने एक मूवी देखी है ना, इसमें अक्षय कुमार ने इस मूवी में जो ना डलर करके जो पाइप अंदर भेजा, उसमें जो खदान में जो लोग फंसे थे ना काम करने वाले खदानों में, वहाँ उसमें पानी भर गया था, तो अक्षय कुमार ने उसमें से निकाले थे लोगों को, है ना। कैसे निकाला था आप देखिए, उसमें अक्षय कुमार ने उसमें टॉर्च डाली थी तो कोई है अंदर, कोई है, तो बहुत देर आवाज आई थी, है ना। तो वही वही सीन आप यहाँ पे करिए, है ना। तो क्या हो रहा है, तो देखेंगे आप वहां पर खदानों में जल प्रवृत्त हो जाता है, मतलब पानी आ जाता है। कोयले की खदानों कभी कभी आग लग जाती है, तो कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोतों संदूषित हो जाते हैं। कैसे दूषित हो जाते हैं? अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अपचय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण इससे बढ़ता है। अब देखिए खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण। अब जहां जहां धूल उठती है ना, जहां धूल उड़ती है वहां पर क्या होता है, वहां पर वायु प्रदूषण होता है और भी प्रदूषण होते हैं। ये अखबार है ना, तो हम उस अखबार का पढ़ के क्या करेंगे, उस अखबार का पढ़ के करेंगे क्या। अब देखिए खनिजों का संरक्षण। अब हमें खनिजों का संरक्षण कैसे करना है भैया, वो भी जरूरी है ना। तो हमने कहा देखिए
हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है, मतलब उन पर अधिक मात्रा में निर्भर हैं। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है ना, अर्थात भूप्रटी का 1% जिन खनिज संसाधनों के निर्माण में सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं ना, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। मतलब जिन खनिजों को बनने में लाखों साल लग गई हैं, हम उसको बड़ी शीघ्रता से उपभोग करते जा रहे हैं, है ना। खनिज निर्माण की भूगर्भ प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। मतलब ये है कि अभी जो वर्तमान में हम खनिजों का जो उपयोग कर रहे हैं ना, वो इतनी जल्दी दोबारा नहीं बन सकता जितनी जल्दी से हम उसका उपभोग कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो धीमे धीमे बनते हैं, लाखों वर्षों में बनते हैं, हम उसे अभी तक खत्म कर दे रहे हैं, कुछ सालों में खत्म कर दे रहे हैं। ये समस्या ये क्या है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या हो सकती है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। कैसे हैं, सीमित है, और कैसे हैं, अनवीकरण योग्य, जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। होता है लेकिन बहुत समय में, लाखों समय लगती है, हजारों वर्षों का समय लगता है, तब होता है, ऐसा नहीं हो जाता। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है ना। जो भी हमारे समृद्ध खनिज निक्षेप है ना, हमारे देश क्या है, अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। कैसी, अल्पजीवी। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है। क्या बनती है, लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसलिए उसकी लागत बढ़ती है। ऊपर ऊपर खनिज से मिल जाएगा आपको, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, तो भैया वहां तो एक तो मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। भैया इतने गड्ढे में जाकर कौन काम करेगा, गहराई में जाकर देखिए कौन करेगा काम, इतनी गहराई में जाकर काम कौन करेगा, मशीनें कैसे पहुंचेंगी, और भी काम कैसे होंगे ना। ट्रक वहां जेसीबी कैसे जाएगी, ट्रक कैसे काम, मतलब ट्रक वहां से खनिजों को कैसे ऊपर लेके आएंगे, क्या होगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट अधिक होगा, खर्चा अधिक होगा, कमाई कम होगी, है ना। ये बात उन्होंने लिख दी है, जिससे उसकी क्या होगी, जिससे उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणी ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। क्या करना है, हमें इसके लिए हमें तालमेल युक्त प्रयास करना होगा, जिससे खनिजों का हम सतत पोषणीय कर सकें, है ना। पोषणी ढंग से, सतत पोषणी ढंग से इसका प्रयोग करें। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। जैसे जो भी खनिज निम्न कोटि का है, उसको हमें उच्च कोटि को बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, जो धातु है ना, हमें धातुओं का पुनः चक्रण करना चाहिए, मतलब जो हमने धातु यूज कर ली उसको दोबारा हमें यूज करनी चाहिए, है ना। जो रद्दी धातु है ना, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए दोबारा से। अन्य प्रतिस्थापनाओं का उपयोग भविष्य में हमारे लिए खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय है। मतलब ये है कि अगर हमारा जैसे हम किसी वस्तु का यूज कर रहे हैं, अगर हो सके तो उस वस्तु के यूज करने की जगह और किसी और वस्तु का यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए सही होगा, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापनों, मतलब अन्य प्रतिस्थापनों, ठीक है। अब देखिए ऊर्जा संसाधन, क्या, ऊर्जा संसाधन, देखिए ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। क्या है, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन, मतलब गाड़ी चलाने के लिए, उद्योगों में मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ ऊर्जा में चाहिए, भैया ऊर्जा चाहिए, खाना पकाना ऊर्जा चाहिए, गाड़ी चलेगी ऊर्जा चाहिए, उद्योग चलेगा ऊर्जा चाहिए, है ना। अब देखिए ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। मतलब यहां से क्या होता है, यहां से हमें ऊर्जा का उत्पादन करना होता है, ठीक है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी होगी आपकी, जो हम पहले से यूज करते चले आ रहे हैं, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप, है ना, जल विद्युत व ताप विद्युत दोनों ये सम्मिलित है किसमें, आपके परंपरागत ऊर्जा में, है ना। परंपरागत साधनों में ये शामिल है। अब देखिए गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा होगी आपकी, जो गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल हैं, जो कैसे हैं, गैर परंपरागत हैं।
ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में मतलब जहाँ गांव गांव में जो लोग रहते हैं वो लकड़ी का उपले का, जो गोबर के उपले होते हैं उसका अधिक उपयोग करते हैं वो लोग। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त होता है। कहाँ पर? गांव में। गांव में 70% अधिक, जो 70% से अधिक ऊर्जा इसी से, लकड़ी से और उपलों से प्राप्त होती है। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करता रहना कठिन होता जा रहा है। मतलब अब जब बनी कम होती जा रही है तो फिर इनका उपयोग भी कम होता जा रहा है, ये बात है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपयोग होता है, जिससे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब अब उसके जो गोबर के उपले होते हैं ना, वो कम बन रहे हैं, क्यों? उसको वो अपने खेतों में खाद के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। ये बात उन्होंने कह रखी है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आप देखिए क्या है? कोयला। जो कैसे हैं? हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कैसा है ये? जीवाश्म ईंधन है, जो भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। मतलब ये देश की जो भी ऊर्जा आवश्यकताएं, देखिए कोयले से आपकी बिजली बनती है, विद्युत, कोयला से और भी काम होते हैं। तो इसलिए क्या है ये देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का ये महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। कौन? कोयला। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए घरेलू, अब देखेंगे उद्योगों में और घरेलू जरूरतों में ऊर्जा की आपूर्ति ये कोयला करता है। ये बात उन्होंने कही है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है ना। अब देखिए वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले पर निर्भरता कौन? भारत। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, क्या जानते भैया पहले से, कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। लाखों वर्षों से कोयले के दबने से, इसके जीवाश्म जैसे वृक्ष वगैरह, बड़े बड़े वृक्ष है ना, तो उनके दबने से इस कोयले का निर्माण हुआ है। देखिए जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों, पेड़ पौधे है ना, उनके पदार्थों के लाखों वर्षों से संपीड़न दबने से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयले अनेक रूपों में पाया जाता है ना। अब जो हमारे जो भी पादप दबे थे है ना, दबने की गहराई कितनी, उस समय नमी कैसी थी, तो उनके अनुसार कोयले भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है। जो पौधे, जो पादप उस समय दलदली भूमि में क्षय हुए थे, दलदली भूमि में दबे थे, उनसे हमें पीट प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक है, जिसमें कम कार्बन होता है, नमी की उच्च मात्रा होती है, क्योंकि वो भाई जो दलदली भूमि थी ना, दलदली भूमि में वो दब गए थे, तो उसमें नमी अधिक हो गई, कार्बन कम मिलता है। ठीक है, नमी की उच्च मात्रा पर निम्न ताप क्षमता होती है। क्यों भाई? उसमें नमी अधिक होती है इसलिए। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ अधिक मुलायम होने के साथ अधिक, कैसा? मुलायम होने के साथ अधिक ये नमयुक्त होता। कौन? भूरा कोयला, है ना। अब देखिए इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम थोड़ा अपना ये मैप थोड़ा देख लेते हैं, चित्र वगैरह देख लेते हैं। ठीक है ना, वो छूट जाएगा, है ना, वो ये छूट जाएगा। देखिए अब देखिए कोयला अंदर से कैसे निकल रहा है मशीन के द्वारा। कोयला खदान का आंतरिक दृश्य देखिए, मतलब कोयला की खान है, उस खाने के अंदर देखिए कैसे मशीन काम कर रही है, कैसे ये काम कर रहे हैं वर्कर वगैरह। आप देखिए, थोड़ा मन लगाइए, थोड़ा सोचिए, है ना, विचार कीजिए। और इसके बाद हम आपको दिखा दें ये मैप, थोड़ा देखिए। देखिए जो हमारा ब्लैक त्रिकोण है ये कोयला खान है, और ऐसा ये क्षेत्र है हमारा, क्या है? कोयला क्षेत्र है। तो देखिए ये हमारा नेवेली है ना, ये तमिलनाडु में नेवेली, ये आपके कोयला खाने भी है, कोयला क्षेत्र भी है आपका। आपके आंध्र प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र, कोयला खाने भी यहाँ पे है ना। आपके देखिए कोयला क्षेत्र आपके ये तेलंगाना में हो गया आपका, है ना, आपके ये छत्तीसगढ़ में हो गया, और आपके ये महाराष्ट्र में हो गया, आपके मध्य प्रदेश में हो गया कोयला क्षेत्र। ठीक है, और ये आपको हम आपको बता दें, ये सिंगरौली में आपकी कोयला खान हो गई, और सिंगरौली में आप देखेंगे कहाँ पर, ये आपके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपकी कोयला क्षेत्र भी है।
आपके छत्तीसगढ़ में कोरबा, ये कोयला खान भी है, कोयला क्षेत्र भी है, ठीक है। और आपके देखिए आपके झारखंड में देखो कितना क्या है, झारखंड में भी आपका कोयला क्षेत्र देखिए, है ना, ये रहा। बोकारो कोयला खान हो गए, झरिया कोयला खान, रानीगंज कोयला खान। रानीगंज कहाँ पर आपके, रानीगंज आपके पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है ना। और हल्का कोयला क्षेत्र आपके कहाँ पहुंच गया, उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है। अब देखिए आपके, ये आपके असम मेघालय में आप देख लीजिए, है ना, मेघालय असम में आप देख लीजिए कोयला क्षेत्र, है ना। अब देखिए मैकुम, डिगबोई, नहरकटिया, नजीरा, जंजी, है ना, सिवसार, मोरन, ये कहाँ, यहाँ पर ये कोयला क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए ये आपका तेल क्षेत्र भी है आपका, ये आपके जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये लाल लाल ये आपका तेल क्षेत्र भी है आपकी, है ना। शिव सागर हो गया, मोरन हो गया, नहरकटिया हो गया, डिगबोई हो गया, ये क्या है, ये तेल क्षेत्र है। ये क्या है, ये तेल क्षेत्र है ना। मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस, तो ये इसमें थोड़ा देने रखा है, ये आपके ये तमिलनाडु को पूर्वी तट पर दे रखा है इन्होंने, ये यहाँ पर। और ये आपके ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर दे रखा है इन्होंने, ये यहाँ पर, है ना, बसीन, मुंबई हाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तेल क्षेत्र है यहाँ पर। और ये आपका गैस प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी पाया जाता है। और आपके ये गुजरात में देखिए आपका बड़ोदरा के पास, है ना, कलोल के पास क्या है, ये आपका मुख्य प्राकृतिक गैस है यहाँ पर। और हम आपको बता दें, और ये क्या ना, जो लॉन्च के जरिए ये HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है ना, तो आपकी ये जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देखिए कहाँ से आई है आपकी, ये सोनीपत दिल्ली, है ना, ये साहिबाबाद, है ना, बबरोला, है ना, आंवला, शाहजहाँपुर, ये क्या, ये आपके तिल क्षेत्र भी हैं, तेल क्षेत्र भी हैं। और आपकी ये गैस प्राकृतिक गैस लाइन भी है ना, तो जगदीशपुर, औरैया, अंता, है ना, विजयपुर, झबुआ, कलोल, बड़ोदरा, अंकलेश्वर, है ना, हजीरा, ये थोड़ा आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हमने आपको बता दी है। और अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए कोयला खदानों को बाह्य दृश्य, कोयला खदान का बाह्य दृश्य, ये देखिए ऊपर से पहले से खोदा जाता है, ऐसे देखो मशीन लग रही है, ये जैसी भी लगी हुई है, ऐसे आपको कोयला बाहर से खोदा जाता है, फिर जैसे जैसे कोयला नीचे मिलता जाता है, खाने बनती जाती हैं, और अब मशीनें वगैरह लीवर वगैरह अंदर चली जाती है खानों में, ठीक है। अब देखिए लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, कहाँ पर, तमिलनाडु के नेवेली मिलते हैं, और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयलों को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। जो कोयला गहराई में अधिक होता है, जो कोयला गहराई में अधिक मात्रा दबाव होता है और तापमान अधिक होता है, वो तापमान से अधिक प्रभावित होता है और गहराई में अधिक होता है, तो उसे बोलते हैं बिटुमिनस कोयला। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है धातु शोधन के लिए, ठीक है। तो धातु शोधन के लिए हमारे बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। जो एंथ्रोसाइड है ना, एंथ्रोसाइट ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। आप देख लीजिए भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भ युगों के सेल क्रम में पाया जाता है। अब देखिए कौन सी सेल है भैया, देखिए एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, गोंडवाना जिसकी आयु कितनी 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है। और दूसरा है टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष से पुराने हैं। तो गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, जो गोंडवाना कोयला का जो गोंडवाना क्षेत्र का जो कोयला है वो कैसा धातु शोधन के लिए यूज किया जाता है ना। तो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है ये, ठीक है। जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। मतलब इन नदियों में भी कोयले पाए जाते हैं, किसमें, महानदी होगी, सोन होगी, वर्धा हो गई ये। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड थोड़ा आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या है, कोयले की खदानें अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर कौन सा आपका गोंडवाना क्रम का कोयला है ना। अब देखिए टर्सरी कोयला क्षेत्र, ये आपके उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इनमें पाया जाता है टर्सरी युग का कोयला क्षेत्र। मतलब टर्सरी युग मतलब 55 लाख वर्ष पुराना, 55 लाख वर्ष पुराना टर्सरी युग हो गया। तो टर्सरी युग में उस समय जब कोयला का जब वनस्पति दबी थी तब से कोयला बन रहा था, तो वो हमारा टर्सरी युग का कोयला हो गया, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में पाया जाता है। और गोंडवाना हमारे लगभग 200 लाख साल पुराना है।
गोंडवाना हमारा लगभग 200 लाख साल पुराना है, जो आपके देखिए पश्चिम बंगाल के झारखंड में पाया जाता है। जरिया है ना, जैसे आपके रानीगंज बोकारो में स्थित है, जरिया में स्थित है। ये आपका महत्वपूर्ण ये कोयला है। और ये आपका देखिए गोदावरी महानदी सोन व बरदा में पाया जाता है ना। ये स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है। कैसा स्थूल पदार्थ है? जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है। देखिए कोयला एक ऐसा है जिसका भी यूज करेंगे क्या उसका भार घटेगा। तो क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है, इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। जो में आपके भारी उद्योग होते हैं, है ना, हैवी इंडस्ट्रीज, जो आपके ताप उद्योग होते हैं, है ना, ताप विद्युत गृह होते हैं, तो ये कोयला क्षेत्र के पास ही स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए हमने बात कर ली कोयला की, तो अब हम बात करेंगे किसकी? पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम की बात शुरू करने से पहले आपसे मैं एक बार पुनः ये कहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें। अब तो हमारी वीडियो लाइक कर दो, अरे भाई अब तो कर दो। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो कमेंट कर दो। अगर आपने हमारे इस नंदिनी आईएएस के अगर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दो। दोस्तों कैसा लग रहा है पढ़ने में आपको? सच बताना, है ना, कमेंट करके आप सच बताना आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, बताओ। है क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों भैया, बोरिंग तो नहीं महसूस हो रही? ये चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल डाटा वाला है ना, और हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, प्री में और मेंस में उपयोगी है, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ आप अपने प्रीलिम्स में जाने से पहले आप इसे एक बार पढ़ के जरूर जाइए, और अपने पास पानी वगैरह रखिए ना, पानी पीते हुए पढ़ते रहिए, तो आपको थोड़ी बोरियत महसूस नहीं होगी। देखिए क्लास भले ही लंबी हो एक बार में, और आपको कितनी बोरियत लगे क्लास देखिए एक बार में ही, है ना, एक बार में देख लीजिए। जिससे क्या होगा आपको, जो ऐसा होता है ना बड़ी बड़ी क्लास जो होती हैं उनको बार बार देखने में थोड़ा वो लगता है, हमें एक बार में क्लास देख लेनी चाहिए। वो लय बनना, वो क्या होता है, लय बन जाता है, पर लय ना टूटे हमारा, इसलिए, है ना। तो और कहीं आपकी नज़रें कहीं इधर उधर तो नहीं है? क्यों, आपकी नज़रें हमारे पढ़ाए हुए कंटेंट पे है कि नहीं? आपकी नज़रें हमारी तरफ है कि नहीं? ऐसा नहीं कि नज़रें आपकी तरफ से हो रही हो। अपनी तरफ से निगाहें मत करना प्रीलिम्स से पहले, है ना। तो आप लगे रहिए अपनी पढ़ाई की तरफ। चलिए, भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन क्या है? पेट्रोलियम या खनिज तेल। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को स्नेक और अनेक विनिर्माण उद्योगों में यूज होता है। क्या? पेट्रोलियम। अब देखिए भैया, उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है ना। एक मिनट थोड़ा देख लेते नीचे से क्या रहेगा, कुछ रहेगा क्या? अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं देखिए, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडी बिंदु का काम करती है। किसका? नोडी बिंदु का। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की शेल संरचनाओं के अपनति व भ्रष्ट रूप में पाई जाती है ना। बलन अपनति गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है ना। तेल धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है। जो तेल धारक परत होती है वो क्या, या तो सरंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र, तो उसमें धारक परत सरंध्र, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रभावित हो सकता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे गिरने से रोकती हैं। जो मध्यवर्ती जो असंध परतें मतलब जिसमें छेद नहीं होते, वो परतें तेल को ऊपर उठने या नीचे रिसने से रोकती हैं। न तो तेल को ऊपर आने देगी, न तेल को नीचे जाने देगी। पेट्रोलियम सरंध्र असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है ना। जो पेट्रोलियम सरंध्र होती है, पेट्रोलियम जो छिद्र होते हैं ना, तो पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच में एक भ्रंश ट्रैप पाई जाती है, तो उसमें भी प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। देखिए थोड़ा पढ़ दो एक बार। पेट्रोलियम सरंध्र और असल चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। कहाँ? क्या? पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है।
प्राकृतिक गैस हल्की होती है, इसलिए वो खनिज जो आपके खनिज तेल है ना, इसके ऊपर ये पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिन्हित करें। है ना, अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। कौन? अंकलेश्वर। कहां पर है? गुजरात में। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, असम। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुंगरीज, है ना, हुंगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। किसके? असम के। अब देखते हैं भैया प्राकृतिक गैस। आपके आपके घर में खाना किससे बनता है? बताइए, कमेंट करिए। ऐसा तो नहीं कि आपके घर में खाना परंपरागत ईंधनों से बन रहा हो, है ना, लकड़ी और उपले से बन रहा हो, या आप जो भी सरकार के द्वारा जो भी सिलेंडर महिला को दिए गए हैं ना, उज्ज्वल महिला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिले हुए हैं ना गैसों के, कि आपके घर में उससे खाना बन रहा है। तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप बताइए कि आप अपने पर्यावरण को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपना रहे हैं। क्या आपने कभी प्रयास किया है कि हम पर्यावरण को थोड़ा कम कर सकें? भाई, हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, हम जिसमें सांस ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भी आप समझ रहे हैं किन किन गैसों से बना हुआ है। और उसमें अगर किस गैस की मात्रा अधिक हो जाए या किस मात्रा गैस की मात्रा कम हो जाए जिससे हमारी दिक्कत बन जाए, तो हम आपने कभी अनुमान किया है? नहीं किया तो करिए। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है। कैसी? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के भंडार के साथ पाई जाती है, मतलब जहां भी पेट्रोलियम के भंडार पाए जाएंगे वहां पर हमारी प्राकृतिक गैस पाई जाती है। और जब कच्चे तेल को सतह पर लाया जाता है तो यह मुक्त हो जाती है। जैसे ही कच्चा तेल सतह पर आएगा तो यह गैस हमारी मुक्त हो जाएगी और इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली क्षेत्र में ईंधन के रूप में बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। उद्योगों में हीटिंग के उद्देश्य के लिए किया जाता है। रासायनिक, पेट्रोकेमिकल और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिवहन में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखे ना आप, सीएनजी की गाड़ी देखी होंगी आपने, है ना, बोलते गैस वाली गाड़ी है। खाना पकाने के लिए आप ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे आप घर में सिलेंडर होते हैं वो गैस के, है ना, गैस की तो होते हैं, उससे हम खाना बनाते हैं। गैस के बुनियादी ढांचे में विस्तार और स्थानीय शहर गैस वितरण सीओडी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्राकृतिक गैस पसंदीदा परिवहन ईंधन जिसे हम बोलते हैं सीएनजी, और घरों में खाना पकाने के ईंधन पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। तो सीएनजी पीएनजी आप समझ पा रहे हैं ना, पीएनजी और सीएनजी। सीएनजी का उपयोग करते हैं हमारे जो भी परिवहन ईंधन, मतलब जो हमारी गाड़ियों में ईंधन डलता है ना, जो गाड़ी जो हमारी गैस की होती है वो हमारी सीएनजी वाली होती है। जो हम घर में खाना पकाते हैं वो हमारा पीएनजी गैस होती है ना, पीएनजी। तो खाना पकाने के ईंधन पीएनजी के रूप में भी उभर रहा है। भारत के प्रमुख गैस भंडार मुंबई हाई और अन्य संबंध क्षेत्र पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। मतलब कहाँ पर? मुंबई हाई में क्या पाए जाते हैं? आपकी गैसें पाई जा रही है ना, प्राकृतिक गैसें, जिनको खंबात बेसिन में पाए जाने वाले क्षेत्र संपूर्ण करते हैं। पूर्वी तट पर देखिए, कहां पर? पूर्वी तट पर कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की गई है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो हमने आपको दिखाया था ना, आंध्र प्रदेश के पूरब में, है ना, नहीं, तमिलनाडु के पूरब में था वो। अब देखिए हमारा एक और मैप आया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे जो वृत्त है ना, ये क्या बोलते हैं, त्रिकोण लाल, इसे बोलते हैं आणविक ऊर्जा। तो देखिए आपके जो हमारा कल्पक्कम है, जो आपके तमिलनाडु में क्या है, आणविक ऊर्जा है, और हमारे नेवेली में तापीय ऊर्जा है, इंदौर में तापीय ऊर्जा है। केंगा में कैसा हमारा आणविक ऊर्जा है, जो आपके किसमें, जो आपके कर्नाटक राज्य में है ना। और आपके देखिए विजयवाड़ा में आपकी तापीय ऊर्जा, कोटागुड्डम में तापीय ऊर्जा, दामागुड्डम में तापीय ऊर्जा, परली में तापीय ऊर्जा, चंद्रपुर में तापीय ऊर्जा, है ना, उरण में तापीय ऊर्जा, ट्राम्बे में तापीय ऊर्जा, नासिक में, है ना, मुसावल में, कोरडी में, चंद्रपुर में, ये तापीय ऊर्जा जो आपके महाराष्ट्र में है। और देखिए तारापुर में क्या है आपकी, तारापुर में आपकी आणविक ऊर्जा है जो आपके महाराष्ट्र में है ना, कारा, है ना, काकरापारा जो आपकी किसमें, गुजरात में है, जो आपकी कैसी आणविक ऊर्जा है ना। उकई आपके गुजरात में कैसी है आपकी तापीय ऊर्जा है। अहमदाबाद, है ना, वानकरड़ी, गांधीनगर, साबरमती, ध्रुवनी गुजरात में जो आपके तापीय ऊर्जा है। राजस्थान में रावत भाटा आप देखिए, है ना, जो आपके आणविक ऊर्जा है। नरोरा में आणविक ऊर्जा है। ठीक है, और आप देखिए दिल्ली में, फरीदाबाद में कैसी तापीय ऊर्जा है, पनकी में तापीय ऊर्जा, परीक्षा में तापीय ऊर्जा, सिंगरौली में तापीय ऊर्जा जो आपके मध्य प्रदेश में, रेन में तापीय ऊर्जा आपके उत्तर प्रदेश में, बरौनी में तापीय ऊर्जा आपके बिहार में है ना। चंद्रपुर में तापीय ऊर्जा होगी आपकी कहाँ पर, झारखंड में। दुर्गापुर के पश्चिम बंगाल में, संथाल डी, कोलकाता, ये तापीय ऊर्जा कहाँ पर आपके
पश्चिम बंगाल में। बोगबाई है ना, बोगई गांव आपके किस में, असम में है। नामरूम असम में है आपका, देख लीजिए, और तो कोई है नहीं, वो तो मैंने सारा आपको करा दिया है ना। अब देखिए सतपुड़ा, इस किस में आपके, ये मध्य प्रदेश में है। सारा हो गया ना, सारा हो गया। अब देखिए थोड़ा और रह गया, मुश्किल से 10-15 मिनट का रह गया, अब बन रही है ना। केएल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्र को पश्चिमी और उत्तरी भारत में विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है। इसने इस HBJ इस गैस पाइपलाइन ने, ठीक है, कितनी 1700 किलोमीटर दूर है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को गति प्रदान की है। कुल मिलाकर भारत के गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया, 18,500 किलोमीटर हो गया, मतलब 10 गुना से अधिक हो गया। तो क्या हो गया, हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ गई। पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस स्रोतों और उपभोक्ता बाजारों को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। अब हम देखते हैं विद्युत, बिजली, है ना, विद्युत। देखिए विद्युत, आधुनिक विश्व में विद्युत का अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। ठीक है भाई, अगर उद्योग, आप समझ लिए, विचार कीजिए, अगर आप घर में उद्योग, मतलब ये क्या बोलते हैं, विद्युत ना हो, बिजली ना हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप विद्युत से आप पंखे चला रहे हैं, अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, अपना फोन चार्ज कर रहे हैं, अपना और भी काम कर रहे हैं, है ना, और भी जो भी आप घर के काम कर रहे हो, टीवी चला रहे हैं, और भी चीज़ चला रहे हैं, किससे, विद्युत से। अगर मान लीजिए अगर विद्युत ना हो तो आपको कैसा लगेगा, कि आप, क्या पता विद्युत के माध्यम से आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, भाई आपके घर में कोई ऐसा कोई मशीन लग रहा हो जिससे आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, तो क्या है, यही बात है। तो आधुनिक विश्व में विद्युत का उपयोग इतना ज्यादा विस्तृत है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है, मतलब इसका विकास इसी पर आधारित है, उद्योग पर। विद्युत मुख्य दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। नंबर का प्रभावी जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, हाइड्रो टरबाइन से, है ना, जल के माध्यम से। नंबर का अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है ना। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही रहती है। अब देखिए, तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। क्या, ताप विद्युत, किससे, ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट और बचा होगा, आप बने रहिए, बस टॉपिक खत्म होने वाला हमारा। गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। देखिए, ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। ठीक है, गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। अब देख रहे होंगे, भारत धूप, जल तथा जीव भार साधनों में समृद्ध है ना। और भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। अब देखिए, परमाणु तथा आणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है हमारा सेशन? अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर तक आपने हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है तो इसको शेयर कर दीजिए, और हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, है ना। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है पढ़ने में आपको? हाँ, आनंद आ रहा है? निगाहें आपकी टिकी हुई है कि नहीं, बताइए। खाना आना कुछ खा लिया कि नहीं खा लिया? पानी नहीं पी लिया? पढ़ने में अच्छा लग रहा है? क्यों भाई? ऐसा तो है आपके अंदर
क्या बोलते हैं, भय सा बैठ रहा हो, भाई परीक्षा नजदीक आ रही है, ऐसा तो नहीं आपके अंदर कुछ भय लग रहा हो कि भाई परीक्षा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मतलब घबराहट सी हो रही है, हड़बड़ाहट सी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा? अरे नहीं होगा, हमें क्यों करना भाई, पढ़ रहे हैं ना हम, बस पढ़ते रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो हमारी को, शेयर करते रहिए, है ना। और आपके लिए अभी तो और चीज़ मिलेंगी देखिए, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये टॉपिक पढ़े बिना आप एग्जाम में मत बैठना, इंपॉर्टेंट है। देखिए परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जो हमारी परमाणु या आणविक ऊर्जा होती है, जो अणुओं की संरचना होती है, जब हम उसको चेंज करते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है। यूरेनियम थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। किसका? यूरेनियम का और थोरियम का। किसके यूज में होता है? ये आपके परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में इसका यूज होता है, जो आपके झारखंड तथा राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। कहां पर? केरल में। ठीक है। अब देखिए भारत के मानचित्र में आपको दिखा दिया मैंने। अब देखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। कैसा? उष्णकटिबंधीय देश। यहां सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। मतलब आप इसको दोहन, इतनी असीम ऊर्जा है कि आप इसे दोहन नहीं कर सकते, कितना भी दोहन करिए खत्म नहीं होगा ये। फोटोवोल्ट है ना, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। किसके माध्यम से? फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको धूप को सीधे विद्युत में यानी बिजली में ट्रांसफर यानी परिवर्तित कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत के गांव में और जो दूर दूर क्षेत्र है ना, वहां पर यह ऊर्जा लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। जब सौर ऊर्जा अधिक होगी तो भैया लोग लकड़ी और ये जो भी उपले वगैरह क्यों ज्यादा जलाएंगे, आप बताइए। देखिए फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, भाई इन्वायरमेंट बचेगा, है ना। और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। पवन ऊर्जा आप देखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा की महान संभावना है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म के विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग किए जाने लगते हैं। मतलब इस तटों के किनारे पर ज्यादा होते हैं ना। देखिए यह है पवन चक्की नागरकोइल में। देखिए अब देखिए यह यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कितना ये मनोरक दृश्य, कितना अच्छा दृश्य लग रहा होगा। देखिए जो ऊंचे स्थान पर लगे हुए हैं ये, है ना। ऊंचे स्थान पर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वहां पर जो वायु का प्रवाह है ना, वो बिना किसी रुकावट के तेजी से पर पंखों पर टकराता है। ये पंखे घूमते हैं, पंखे घूमते फिर इसमें एक वो होता ना, जैसे पंखा एक चक्कर लगाया ना, एक चक्कर ये पंखा लगाएगा तो उसमें एक गियर ऐसा गियर बॉक्स ऐसा होता है कि उसको जब ये एक चक्कर लगाएगा तो उसका जो गियर बॉक्स में गियर होता है ना, वो इसके 50 चक्कर लगा देगा। तो इससे क्या होता है, डायनामा रखा होता है ना, वो उसमें विद्युत मतलब क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रॉनिक बना के देता है। इसका एक चक्कर वो उसके 50 चक्कर बराबर है, बल्कि ज़्यादा ही होगा, 50 तक ज़्यादा ही होगा, मतलब 100 के आसपास होगा, है ना, 100-200 चक्कर। अब देखिए बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। ठीक है। जैविक पदार्थ के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है, जिसकी तापीय सक्षमता मिट्टी के तेल, उपलों व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। ये बायोगैस कहाँ लगाए जाते हैं? आपके नगरपालिका पर या सहकारिता पर या निजी क्षेत्र पर, ये निजी स्तर पर ये लगाए जाते हैं।
पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करते हैं। कैसे? एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में, है ना। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है, बायोगैस, है ना। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को यह रोकता है। देखिए, अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ीनुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांधों में ही रह जाता है और बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इस ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। देख रहे हैं ना, सकरी घाटी होती है, मान चलो ये सकरी घाटी है ना, ये सकरी घाटी है और यहाँ से पानी आया अंदर, ये बांध के चला गया यहाँ पर, है ना। फिर ये इसका द्वार बंद हो गया, अब ये समुद्र का भागा, ये पानी वापस चला गया। अब इस पर देखिए पतले पाइप के माध्यम से टरबाइन लगी होगी, टरबाइन पे ये पानी की धार गिरेगी, पानी ये टरबाइन घूमेगी, जब टरबाइन घूमेगी तो बिजली बनेगी, है ना। ये बात उन्होंने कह दी है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में सुंदूर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारी तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित है। मतलब यहाँ पर ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए भूतापी ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी तापमान है ना, उसका उपयोग करके हम उस तापमान का उपयोग करके हम क्या करेंगे, हम उसका भूतापी ऊर्जा में उपयोग करेंगे, है ना, बिजली वगैरह बनाने में। भूतापी ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है, किस लिए? देखिए, भूतापी ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त हो जाती है। कैसी? पृथ्वी के जैसे अंदर गहराई में जाएंगे ना, वैसे हमारी पृथ्वी ऐसी गर्म होती है। तो भूतापी ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती है, मतलब गर्म होती है। गहराई में जाएंगे पृथ्वी गर्म होती है। जहां भी भूतापी प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराई पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। मतलब जहां पर भूतापी प्रवणता अधिक होती है ना, वहां पर उथली गहराई मतलब ऊपर ही तापमान अधिक होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। तो ऐसे क्या है, जो हमारा भूमिगत जल है ना, तो भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण करता है। ऊष्मा का अवशोषण करके वो जल गर्म हो जाता है ना। ये इतना तप्त हो जाता है कि ये पृथ्वी की सतह की ओर उठता है। कौन? ये जल बाहर निकलता है, तो ये भाप में परिवर्तित हो जाता है। देख रहा आपके भाप के गुब्बारे निकलते हैं कहीं पर, है ना। तो इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। भूतापी ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। है ना, देखिए हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। देखिए, अब हमें ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए? संरक्षण, है ना, ये तो हमने पढ़ा लिया, ऊर्जा हमें यहाँ से मिलती है। अब हमने कहा ऐसे कैसे संरक्षण करें जिससे हम इनका बचाव कर सकें, है ना। देखिए, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, मतलब हमें चाहिए। अगर हमें अपने आर्थिक विकास करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। मतलब इसके लिए क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? पूरे देश में ऊर्जा का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। भैया अब हमें क्या हो रहा है, हमें अब इसकी जरूरत पड़ रही है भारत देश में। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें सतत पोषणीय विकास को हमें अपनाना चाहिए। संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। क्या? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग और सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। अल्पतम मतलब कम ऊर्जा दक्ष, मतलब अल्पतम मतलब कम, तो अल्पतम ऊर्जा देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक उपायों अपनाना होगा। क्या अपनाना होगा? देखिए,
उदाहरण के रूप में एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। ऐसा नहीं हम कहीं जाना है और हम अपने बाइक लेके चल दिए या हमने अपनी 4 पहिया गाड़ी लेके चल दिए, उसका यूज ना करके आप जो भी सरकारी वाहन चल रहे हैं या जो भी पब्लिक वाहन चल रहे हैं आप उसमें बैठ के वहाँ की यात्रा कर सकते हैं, जिससे जो तुम्हारा जो फ्यूल बच रहा है ना, जो फ्यूल तुम जलाओगे, जो और जलाएंगे तो वो तो बचेगा, तो क्या है हमारी ऊर्जा बचेगी, उससे पोल्यूशन भी कम होगा। जब प्रयोग ना हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। मतलब जैसे अब लाइट यूज नहीं हो रही तो आप इसे बंद कर दें, भाई कोयला बचेगा, है ना, और भी चीज बचेगी, और विद्युत में जो सप्लाई, जो विद्युत उपकरण वो मतलब कम खराब होंगे, है ना, तो क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा और हमें ऊर्जा भी हमारी बचती रहेगी। आखिरकार बात यह है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। मतलब जैसे अब इस तरह से अगर हम ऊर्जा की बचत करेंगे तो क्या करेंगे, हमारे लिए ऊर्जा का जो भंडार है वो हमारा बचा रहेगा और वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। तो यही बात उन्होंने कही है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ और अब हम रखेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक। दोस्तों हमें आशा है आपको हमारे टॉपिक अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करिए और हमारे सेशन को शेयर करिए। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने मन लगाकर पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई तनाव मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं मत लीजिए। कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, कोई सलाह लेनी है या कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं। तो अगर आपको सर से बात करनी है तो आप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।